और अब मैं अपना सबसे अप्रिय कार्य करूंगा और वो है बिना कंप्यूटर की मदद के तीसरी कोटि के आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। वैसे ये निकायों के हल के लिए बहुत ही सहायक होता है, परंतु आप देखेंगे कि इसमें गणनाएं गहन देखरेख में करनी पड़ती हैं। ऐसे में कंप्यूटर का प्रयोग लाभप्रद होता है। और इससे भी कठिन होता है चौथी अथवा पांचवी कोटि के आव्यूह, जिनमें हल करने में पूरा दिन ही लग जाता है। इसीलिए आज हम इसे क्रमशः करेंगे। तो सबसे पहले ये है हमारा 3 गुणा 3 कोटि आव्यूह, और हमें बनाना होगा उपसारणिक इस आव्यूह का। तो बनाएंगे मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स। हम इसे बहुत बड़ा बनाएंगे जिसके फलस्वरूप हमारे पास स्थान बना रहे। और अब इस अवयव के प्रत्येक अवयव के लिए आप उस अवयव की पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़ देंगे और इसे प्रतिस्थापित करेंगे शेष अवयवों के सारणिक से। तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़कर कौन से अवयव शेष हैं? तो उपसारणिक हैं 1 1 4 5। तो सारणिक 1 1 4 5। इसी प्रकार करते चलेंगे तो ये प्रतिस्थापित होगा। आप भी सोचेंगे क्या किससे प्रतिस्थापित होगा? तो ये प्रतिस्थापित होगा इस पंक्ति से, इस स्तंभ से। 2 1 3 5 सारणिक 2 1 3 5। हमने अभी तो आरंभ किया है, अभी अंतिम चरण तक जाना है। इस अवयव को लेते हैं, इसे प्रतिस्थापित करेंगे उपसारणिक से। इस पंक्ति को छोड़ना होगा, इस स्तंभ को छोड़ना होगा। तो सारणिक 2 1 3 4। तो हमने 1/3 भाग कर लिया है, हम प्रथम सीढ़ी पार कर चुके। अब इस अवयव को लेते हैं, इसका उपसारणिक। इस पंक्ति को छोड़ना होगा, इस स्तंभ को छोड़ना होगा। तो सारणिक ऋणात्मक 2 2 4 5। ऋणात्मक 2 2 4 5। और अब मैं रंग बदलता हूं। इस अवयव के लिए मध्य पंक्ति और मध्य स्तंभ के अतिरिक्त जो शेष है, ऋणात्मक 1 2 3 5 3 5। और अब हम लेंगे इस अवयव को जिसके उपसारणिक हैं इन पंक्तियों और इन स्तंभों में, ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 3 4 3 4। तो यहां तक हमने कर लिया। आपको ये करते हुए हमेशा अपना ध्यान यहीं रखना है ताकि कोई त्रुटि ना हो जाए। ये पंक्ति, ये स्तंभ, ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 3 4। और अब छोड़ेंगे पहला स्तंभ, अंतिम पंक्ति, ऋणात्मक 2 2 1 1। ऋणात्मक 2 2 1 1। और अब हमें लेना है ये मध्य स्तंभ, नीचे की पंक्ति। यहां है ऋणात्मक 1 2 ऋणात्मक 1 2 2 1। तो यहां उपसारणिकों के अवयव के लगभग अंत तक हम पहुंच गए। अब हम इस अवयव को लेंगे, अंतिम स्तंभ, अंतिम पंक्ति। हमारे पास है ऋण 1 ऋण 2 2 1। तो सारणिक ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 2 1। और यहां पर अब हमें प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, तभी वास्तविक उपसारणिक अवयव प्राप्त होगा। अभी तो यह केवल चित्रण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी भी उपसारणिकों के अवयव ज्ञात करने की प्रक्रिया को दोहराएंगे। वास्तव में मेरे पास अभी और रंग शेष नहीं हैं और हमें ज्ञात करने हैं संख्यावाचक मान 2 गुणा 2 कोटि सारणिकों के। तो यहां ऊपर बाएं का सारणिक क्या होगा? तो यहां पर यह होगा 1 गुणा 5 घटा 1 गुणा 4। तो ये हो जाएगा 5 घटा 4 जो होता है 1। तो यहां पर सारणिक क्या होगा? ये नीले रंग में ये होगा 2 गुणा 5 होता है 10 घटा 3 गुणा 1। तो 10 घटा 3 बराबर 7। अब हम यहां दाएं ऊपर के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। यहां है 2 गुणा 4 जो होगा 8 घटा 3 गुणा 1। तो ये हो जाएगा 8 घटा 3 जो होगा 5। ऋणात्मक 2 गुणा 5। अब हम इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। हमारे पास है ऋणात्मक 2 गुणा 5 जो होता है ऋणात्मक 10
घटा 4 गुणा 2 तो ये होगा ऋणात्मक 10 घटा 4 गुणा 2 जो होता है 8 तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 18। और यहाँ है हमारे पास ऋणात्मक 1 गुणा 5 जो हो जाएगा ऋणात्मक 5 घटा 3 गुणा 2 जो हो जाएगा ऋणात्मक 5 घटा 6 जो होता है ऋणात्मक 11। इसे श्वेत रंग से लिखूंगा ऋणात्मक 11। अब इस सारणी का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ है ऋणात्मक 1 गुणा 4 घटा ऋणात्मक 4 घटा ऋणात्मक 6 तो ये होगा ऋण 4 जमा 6 जो होगा धनात्मक 2। धनात्मक 2 3 और हैं शेष अभी हमारे पास। इसका मान ज्ञात करते हैं। ऋणात्मक 2 गुणा 1 होगा ऋणात्मक 2 घटा 1 गुणा 2 तो ये होगा ऋणात्मक 2 घटा 2 हमें मिल गया ऋणात्मक 4। लगभग पूरा हो गया। ऋणात्मक 1 गुणा 1 हो गया ऋणात्मक 1 घटा 2 गुणा 2 तो ये हो गया ऋणात्मक 1 घटा 4 जो हो जाएगा ऋणात्मक 5। और अंत में हमारे पास है ऋणात्मक 1 गुणा 1 जो होता है ऋणात्मक 1 घटा 2 गुणा ऋण 2 तो हो जाएगा घटा ऋणात्मक 4 तो मिल जाएगा ऋण 1 घटा ऋण 4। तो इसमें हमें 4 जोड़ना है तो ये मिलेगा धनात्मक 3। धनात्मक 3 तो यहाँ ये हमें मिला सारणी का व्यू और यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं सहखंड सहखंडों का आव्यूह। बस हमें कंठस्थ करना है इस शतरंजनुमा आकृति को। इस आकृति के चिन्हों को धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन। और अब यदि हम सहखंडों के सारणी को इस प्रकार से चिन्हित कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा सहखंडों का आव्यूह। तो चलिए सहखंडों के आव्यूह का रूप देखें। तो ये है हमारा सहखंड आव्यूह। शब्दावली के बहुत से शब्दों का प्रयोग परंतु ये आवश्यक भी है। तो हमें ये चिन्ह लगाने होंगे क्रमशः इन अवयवों के साथ और हमें प्राप्त होगा उपसारणी का आव्यूह। तो एक यहाँ पर हम लगाएंगे धनात्मक चिन्ह तो ये होगा 1। और यहाँ है 7 यहाँ पर हम लगाएंगे ऋणात्मक चिन्ह तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 7। आपके पास है 5 धनात्मक 5। 5 तो धनात्मक है, धनात्मक से गुणा करने पर भी धनात्मक होगा। यहाँ है ऋणात्मक 18 ऋण से गुणा करने पर मिलेगा हमें धनात्मक 18। आपके पास यहाँ है ऋणात्मक 11 गुणा करेंगे इसे धनात्मक 1 से तो अभी भी ये होगा ऋणात्मक 11। आपके पास है धनात्मक 2 गुणा ऋणात्मक 1 तो यहाँ ये हो जाएगा ऋणात्मक 2। और यहाँ पर है ऋणात्मक 4 गुणा धनात्मक 1 तो आपको मिलेगा ऋणात्मक 4। और यहाँ है आपके पास ऋणात्मक 5। तो इस सहखंड आव्यूह में यहाँ क्या लिखेंगे? आपके पास है ऋण 5 गुणा ऋण 1 आपको लिखना होगा 5। और अंततः आपके पास है धनात्मक 3 गुणा धनात्मक 1 आपको मिलेगा धनात्मक 3। तो अपनी इस यात्रा में हम बहुत दूर तक आ गए। गणनाओं से भरपूर यात्रा। व्युत्क्रम ज्ञात करना भले ही मेरे लिए रुचिकर ना हो परंतु आपके लिए ये जानकारी आवश्यक है। और अब हमें सारणिक को गुणा करना है 1 बटा सारणिक से और ये होगा हल। हमने व्युत्क्रम ज्ञात किया आव्यूह सी का।